नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें ब्रिटिश लोग कैसे भारत में अपना आर्थिक प्रभाव डाले, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। इसके बाद हम इसका जो भी PYQ ऑब्जेक्टिव है उसको करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहले होता है प्लासी की युद्ध 1757 ईस्वी में और बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में। इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश का जो भी अंग्रेजों का वर्चस्व भारत के ऊपर धीरे धीरे होने लगता है। अब वो क्या करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए जमींदारी व्यवस्था, बाकी कर मुक्त व्यापार, ये सब करने लगते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ब्रिटिश अपनी इस अर्थव्यवस्था का उसका मुख्य उद्देश्य के बारे में जब पूछा जाए तो भारत से कच्चा माल प्राप्त करना है। भारत से कच्चा माल कहाँ जाता था? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड से जो भी कारखाने थे उसमें बनता था और भारत के बाजारों में फिर लाया जाता था और ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। जिससे क्या होता था कि हमारे जो भी कारीगर वर्ग था उनको नुकसान पहुंचता था, क्योंकि हाथ से मेहनत से बनाते थे कोई भी वस्तु है तो उसको बाजार में जब बेचने जाते थे तो उसका कीमत भी महंगी होती थी। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो भारत से कच्चे माल ले जाते थे और बनाकर लाते थे। जैसे कपास है, कपास को भारत से इंग्लैंड ले जाते थे। अब इंग्लैंड में उससे कपड़ा बनाकर लाते थे इंडिया में, तो उसकी कीमत महंगी होती थी। तो ये इनका यही नीति था। ठीक है, अब क्या है कि इसके जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण हुए, मतलब किस चरण में क्या हुआ, ये सब इसका अध्ययन करें। मेन है इसमें भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। पहला चरण आता है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण दूसरा है, और तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। जो वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण होता है 1757 से 1813 ईस्वी तक। ठीक, क्योंकि 1813 में इन्होंने एक अधिनियम लाया था जिसमें कंपनी का व्यापारिक अधिकार भारत से समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड के जो भी सौदागर थे वो आकर इंडिया में अपना व्यापार कर सकते थे। ठीक है, 1813 से क्या पूर्व क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही, सिर्फ एक ही कंपनी इंडिया आकर व्यापार कर सकती थी। लेकिन 1813 के बाद ये हुआ कि अब कोई भी आएगा इंडिया में व्यापार करेगा। ठीक है, दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1858 तक। फिर तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1860 से 1847 ईस्वी तक। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद का जो चरण था 1757 से 1813 ईस्वी तक, इसमें क्या हुआ कि 3 लक्ष्य थे इन जो कंपनी के, मतलब कि जो भी कंपनी थी, क्योंकि कंपनी का ही था 1813 तक। तो 3 लक्ष्य में क्या था, तो पहला लक्ष्य ये था कि भारत में व्यापार पर एकाधिकार, क्योंकि 1757 से 1813 तक एक ही कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो उसका एकाधिकार था। ठीक, अब दूसरा है कि भारतीय सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर सरकारी राजस्व पर कब्जा करना था। जैसे कि हमारा बक्सर का युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो वहाँ की बंगाल की दीवानी राइट्स था वो प्राप्त करते थे, यानी कि जो भी कर होता था वो लोग वसूलते थे, रखते थे, और ऐसे ये लोग काम करते थे। और तीसरा था कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर नियंत्रण। जो भी टेक्सटाइल थे, हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो इंडिया के जो भी मजदूर वर्ग या जो भी कारीगर वो बनाते थे, तो उस पर भी वर्चस्व हो गया। क्यों? क्योंकि कच्चे माल ले जाते थे
इंग्लैंड में वहां से कंपनी द्वारा निर्मित और सस्ते महंगे दाम पे बेचते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो कारीगरों का था उनका भी जीविका खत्म हो गया। जैसे जूता ही है, जो चमड़ा पहले इंडिया में अपना ही कारीगर लोग बनाते थे। ठीक, कपड़ा है, कपड़ा बनाते थे, बेचते थे यहीं। लेकिन जब कंपनी वाले आए तो यहाँ से कच्चा चमड़ा ले जाते थे वहाँ, फिर वहाँ से बना के बैग जूते सब कुछ लेकर इंडियन मार्केट में बेचते थे। तो कारीगर तो यहाँ का काम आया नहीं, कहाँ का, वो तो ब्रिटेन के लोग काम किए कंपनी में, वो पैसे कमाए, वहाँ के लोग भी खुश और इंडिया लोग दुखी, क्योंकि भाई हमको काम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण था। अब औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में क्या होता है कि इसमें उद्योग का विकास होता है, औद्योगिक क्रांति आती है। ठीक, 1853 में हमारे यहाँ रेलवे भी आ जाता है। ठीक है, बहुत सारा कंपनियां बनती है, स्थापित होती है। तो ये चरण था। तीसरा में था पूंजीवाद का वित्तीय पूंजीवाद का चरण। इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो आते हैं और अपना जो पूंजी है लगाते हैं। जैसे कि रेलवे में बहुत सारा ब्रिटिश लोग पूंजी लगाया, शेयर मार्केट जो चलता है वैसे ही, तो जो भी फायदा होता था इंडिया में उन लोगों को मिलता था, इंग्लैंड वालों को भी। तो ये तीसरा चरण था। ठीक, अब क्या हुआ कि जो भी हमारे इतिहासकार थे उन्होंने क्या क्या कहा, इसमें भी एक क्वेश्चन पूछता है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को, जो वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण था, उसको पर्सिवल स्पीयर ने क्या कहा था, खुली और बेशर्म लूट का काल बोला था। क्योंकि उस टाइम घूसखोरी भी चलती थी और जो भी गवर्नर जनरल था वो लूट कर ले जाते थे कंपनी वाले के जो भी अधिकारी होते थे, तो उसको बोले थे। ठीक, अब रजनी पामदत्ती इतिहासकार तीनों ने क्या कहा, कंपनी 1757 से 1765 ईस्वी के बीच बंगाल के नवाबों से करीब 40 लाख पाउंड वार्षिक उपहार प्राप्त किए। यानी कि जो प्रथम चरण था वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, उसमें ये लोग घूस भी लेते थे नवाबों से। ठीक है, तो ये कौन बोला था, रजनी पामदत्त। इतिहासकार के एम पर्रिकर ने बोला 1765-1772 के काल को डाकू राज्य का। ठीक है, डाकू राज्य कहा था। तो एक शब्द में अगर पूछ दे डाकू राज्य कौन इतिहासकार बोले थे वाणिज्यिक पूंजीवाद चरण को, तो के एम पर्रिकर बोले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स था 1772 में, तो उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त करके फार्मिंग सिस्टम यानी इज्जतदारी प्रथा या तालुकेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। यानी कि जो जमींदारी व्यवस्था होती है वो व्यवस्था की लगान पे लोग अपना कार्य करेंगे, ये सब था। ठीक है, अब क्या है कि 1793 ईस्वी में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने 10 साला बंदोबस्त जो पहले था 1786 में लागू हुआ था, तो उसी चीज को अस्थायी कर दिया 1793 में। तो ये प्रसिद्ध हुआ अस्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। अब इसमें लगान व्यवस्था होती थी कि लगान कैसा वसूला जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में तमिलनाडु के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू हुआ था। एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब खजाने की कमी के कारण 1866-67 ईस्वी में उड़ीसा के भयंकर अकाल के बाद आपदा का महासागर कहा गया। जो उड़ीसा में अकाल पड़ा था 1866-67 उसको आपदा का महासागर बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि अनौद्योगिकरण विद्योगीकरण किस समय को कहते हैं, तो 1800 से 1805
1950 के समय को अनौद्योगिकरण या विऔद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कौन सा इतिहासकार ने कहा था भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो एक घिनौनी नीति है। ये बोले थे कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा द्वितीय चरण था औद्योगिक मुक्त व्यापार या पूंजीवाद का चरण था, औद्योगिक पूंजीवाद जिसको कहते थे, यही चीज है जिसको इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन पूछता है भू राजस्व व्यवस्था यानी कि लगान व्यवस्था, तो 3 तरह की थी भारत में लगान व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा, अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी, तीसरा था महालवाड़ी। ठीक है, तो ये पूछता है कौन किसने कब लागू कराया था, तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो 1820 में और हाल्ट मैकेंजी महलवाड़ी। याद कैसे रखेंगे, तो महलवाड़ी से मैकेंजी, ठीक है, एमएन, और रैयतवाड़ी से जो है मुनरो, रो, रैयतवाड़ी से रो लास्ट में आता है, ठीक। और लॉर्ड कॉर्नवालिस तो सब जानता है, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। अब इसमें है कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ था, ये पूछता है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, ये पूछता है। उत्तरी कर्नाटक, यहाँ स्थायी बंदोबस्त था लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला। ठीक, बाकी रैयतवाड़ी में मुंबई, मद्रास और असम, ठीक, ये था। उत्तर प्रदेश यानी कि बनारस से जो पश्चिम साइड में है उसमें महलवाड़ी, मध्य प्रांत एमपी पंजाब में महलवाड़ी सिस्टम था। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो अस्थायी बंदोबस्त था वो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर था, तो लगभग 19% भूभाग पे था, और सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी था 51% भूभाग पर, ठीक, और 30% भूभाग पर महलवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, अब लगान कौन देता था, जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था कि जमींदार लोग थे गांव या पूरा डिस्ट्रिक्ट का, तो वो लोग भूमि से किसानों से कर वसूलते थे लगान, ठीक है, तो वो जमींदारों का काम होता था। लेकिन जो रैयतवाड़ी सिस्टम था उसका भूमि का मालिक किसान होता था और राजस्व की जिम्मेदारी भी वही किसान लोग ही रखते थे। ठीक है, और महल, महल का मतलब होता है गांव का समूह, जैसे एक बड़ा गांव हो गया तो 2-3 छोटे छोटे गांव मिलकर वो बड़े गांव जो होते थे वो लोग क्या करते थे कि भूमि पर वो पूरा गांव के लोगों का अधिकार होता था, ग्राम सभा का, और गांव के लोग ही मिलकर पूरा इकट्ठा आपस में करते थे, फिर अंग्रेजों को देते थे लगान। ठीक है, तो ये व्यवस्था चली आ रही थी। अब उसका प्रभाव क्या हुआ कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, फसल हो या मौसम या कुछ भी वजह से खराब हो जाए फिर भी वो लोग लगान जबरदस्ती वसूलते थे। ठीक, कृषकों की दरिद्रता हो गई, इनकम कम था और लगान ही ज्यादा था, तो उससे दरिद्रता हो गई, और भी जो किसान वर्ग था और भी आर्थिक रूप से तंगी हो गया। कृषि में ठहराव तथा अवनति, अब कोई जो है कृषि में प्रोत्साहन न मिलने की वजह से कार्य भी नहीं करते थे अच्छा से, क्योंकि उनको टेंशन रहती थी कि लगान ही ज्यादा देना है। ठीक है, पुराने जमींदारों का पतन, उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय। क्या होता था कि पुराने जो जमींदार होते थे तो अंग्रेज बोलते थे कि आपको इतना वसूल कर देना है, अगर वसूल नहीं पाए तो आपसे छीनकर पूरी जमीन फिर दूसरे जमींदार को दे दी जाएगी, तो वो लोग ये काम करते थे। ठीक है, कृषि का वाणिज्यीकरण, अब कृषि का कमर्शियलाइजेशन हो गया, यानी कि नील की खेती करो भाई, ठीक है, खाने पीने भूखे मर रहे हैं तो वहां पे अनाज की खेती न कर नील की खेती करवाएंगे, तो ये सब प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया टुडे, रजनी पाम दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक है,
किस पर है? तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक है इंडिया टुडे। आज का इंडिया टुडे नहीं, ठीक है, इंडिया टुडे था जो इतिहासकार रजनी पामदत्त लिखे थे। ठीक, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता था? लॉर्ड डलहौजी को। कहाँ से कहाँ चला था? तो 16 अप्रैल 1853 से मुंबई से थाड़े के बीच लगभग 34 किलोमीटर चला था। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, किसके समय? तो कर्जन के समय। आधुनिक युग का अग्रदूत किसके बोलते हैं? भारतीय रेल का आधुनिक युग का अग्रदूत। तो कार्ल मार्क्स ने भारतीय रेल को आधुनिक युग का अग्रदूत बोला, क्योंकि भारत के आधुनिक उद्योग की जननी क्या थी? रेलवे थी। रेलवे की वजह से सब में विस्तार होता गया। ठीक है, हम देखते हैं भारत में प्रथम कारखाना किस चीज का हुआ। 1854 ईस्वी में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, एक सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है, कवासी डाबर का प्रथम था। उसके बाद प्रथम चाय बागान 1833 में स्थापित किया गया भारत में। 1855 में प्रथम जूट मिल से रामपुर बंगाल में स्थापित किया गया। यानी कि कंपनी की बात किया जाए तो सूती वस्त्र कारखाना है 1854, कहाँ? बॉम्बे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीमेंट की प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुई? तो 1904 में चेन्नई। ठीक है, 1907 में टिस्को की स्थापना होती है टाटा द्वारा। भारत में पहली कागज मिल 1859 ईस्वी में विलियम कैरे द्वारा बंगाल में स्थापित की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ठीक, अंग्रेजों ने भारत में आर्थिक शोषण की भावना से सड़क बनवाए कि उनका व्यापार करने में आसानी हो जाए, पुल बनवाए, रेलवे बनाए, डाक था, बंदरगाह का निर्माण, सिंचाई योजनाएं ताकि नील की खेती किया जा सके, बैंक बनाए कि लेन देन में असुविधा ना हो। आर्थिक शोषण की भावना से ये लोग किए थे। ठीक है, अब देखते हैं बैंक। पंजाब नेशनल बैंक 1895 में स्थापित होगा। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, इंडियन बैंक 1907 में, सेंट्रल बैंक 1911 में, द बैंक ऑफ मैसूर 1913 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में स्थापित होता है। अर्थ कमर्शियल बैंक की स्थापना 1861 ईस्वी में 81 ईस्वी में होती है। अब क्या है कि भारत हस्तशिल्प कुटीर उद्योग का पतन, औद्योगिक क्रांति होती है तो इससे नुकसान होता है। विनिर्मित वस्तु जो भी कंपनी द्वारा वस्तुएं बनाई जाती है, कपड़ा हो गया, बैग हो गए, बाकी सब आयात भारत में बढ़ा देते हैं। भारतीय कच्चे माल का दोहन होता है, यानी कि कच्चे माल यहाँ से सूती, चमड़ा, जो भी है कॉटन यहाँ से सीधे ले जाते हैं। ठीक, करमुक्त व्यापार प्रणाली को भारत पर थोप कर पूंजी निर्माण और उद्यमियों की कमी कर देते हैं, यानी कि इंडिया में कम हो ही जाती है। ठीक है, अब कुछ कृषि पद्धतियां हुई, जैसे 3 कठिया व्यवस्था है। ये नील जो है कि अगर 20 भाग में 3 कट्ठा नील की खेती आवश्यक था। ये चंपारण बिहार में हुआ था। ठीक है, तब यही चंपारण आंदोलन हुआ महात्मा गांधी द्वारा 1917 में, तो इसका उन्मूलन हुआ। ठीक, तो जमीन प्रथा थी इसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। भारत से धन निष्कासी, तो सर्वप्रथम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। यानी कि ये इंडिया से धन को सीधे ले जाते हैं और इंग्लैंड में अपना उसका इन्वेस्टमेंट जो भी करना होता है करते हैं। केवल इंडिया धन निकालने की एक संस्था हो गई थी, एक देश था। ठीक, ये दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम बोला था। एक क्वेश्चन पूछ देता है, धन निकासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा है पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक 1901 में, ये भी दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है,
अब क्या हुआ था कि दादा भाई नौरोजी 2 मई 1867 को लंदन में एक आयोजित हुआ था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभा, जिसमें इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक शीर्षक से एक लेख में यही दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक। अब द वांट एंड नीड्स ऑफ इंडिया 1870 and the commerce of India 1871, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 के द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। ये जो पुस्तकें थी द वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ये जो तीनों पुस्तकें थी इनके द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत का व्याख्या किया गया था, कैसे ये लोग पैसे इंडिया से निकाल रहे हैं। ठीक है, जो भी मुनाफा हो रहा है वो इंग्लैंड को भेज रहे हैं। अब क्या होता है कि दादा भाई नौरोजी 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाते हैं। पहले भारतीय थे। ठीक। अब एक इतिहासकार है रमेश चंद्र दत्त, उनकी पुस्तक का नाम है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये उस टाइम की प्रसिद्ध आर्थिक इतिहास की पुस्तक थी। ठीक। एक है जॉन सुलिवन ने क्या कहा था कि हमारी प्रणाली कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी अच्छी चीजें सूख कर टेम्स नदी के तटों पर निचोड़ देती है। यानी टेम्स नदी इंग्लैंड में, यानी जो यहाँ के अच्छा चीजें हैं, धन है, उसको निकाल कर सीधे इंग्लैंड भेज देते हैं। कौन बोला था? जॉन सुलिवान बोला था, ब्रिटिशर्स था। ठीक है। अब क्या है, कारखाना अधिनियम जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन। इसमें क्या था कि 7 साल से कम आयु के सभी लोग प्रतिबंधित थे। 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 9 घंटा काम था, महीने में 4 दिन छुट्टी थी। ठीक। दूसरा कारखाना अधिनियम आता है 10 साल बाद 1891 में। ये लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इनमें 9 वर्ष से कोई भी कम, इसमें 7 था, इसमें 9 वर्ष से कम कोई कार्य नहीं करेगा और 9 से 19 के लिए 7 घंटे कार्य अवधि थी। ठीक। और महिला कर्मियों की रात्रि 8 बजे से सुबह तक कार्य पर रोक लगा दी, बस रात को 8 बजे तक काम कर सकती थी। ठीक है। अब है कारखाना अधिनियम 1911 में, ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम आया था। बच्चे शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक काम पर रोक लगाई गई थी बच्चों के लिए। ठीक। कारखाना अधिनियम 1922 में आता है लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। इसमें 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों की कार्य 6 घंटे ही तय की गई थी। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख कारखाना अधिनियम था। एक और अधिनियम है कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड विलिंगटन के टाइम। इसमें मौसमी सदैव कार्यशील कारखाने विभेद स्थापित किया गया। वयस्क श्रमिकों की अवधि 11 घंटे तय की गई। विश्राम चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई। तो और अधिनियम 1946 में वेवेल का टाइम आया। इसमें भी कार्यावधि 11 घंटा ही रखी गई। अब कह रहा था कि 200 से अधिक श्रमिक वाले स्थानों पर कैंटीन की व्यवस्था, खाने पीने की भी व्यवस्था कराई गई। 1946 में 9 घंटा कर दिया गया। 11 घंटा पहले काम करना होता था, 9 घंटा जो है कारखाना अधिनियम 1946 में काम कर। अब इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो भी आए हुए होंगे पीवाई के। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ड्रीमर